Hello and welcome to the podcast by Estate for Prakashan. Today we are joined by a thought-provoking author whose pen name by Agyat and whose book is Nothing is True. Dig into the philosophical realm of relativity and the absolute. Hello and welcome, sir. Hello. So, sir, I would just like to know how can you define Agyat? Like the name Agyat, it means unknown. So, what does it mean to you और कैसे ये बुक से related है? बिल्कुल ये बुक से ज़्यादा तो मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है और बुक से अपन इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अज्ञात जैसा आपने कहा अननोन दैट इज इट्स Yeah. इंग्लिश ट्रांसलेशन बट हिंदी में इसके और भी मीनिंग्स होते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक मीनिंग होता है कि अननोन जो हम नहीं जानते। अज्ञात Yeah. इन हिंदी इट शोज मोर पॉसिबिलिटीज टू नो थिंग्स विच आर स्टिल अननोन। सो बुक में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम सच मानते हैं वो नहीं होता है और जिसे हम देख नहीं सकते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं तो उसको देखने की एक कोशिश हम कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर नेम जो है वो अज्ञात रखा है कि अननोन जो अभी तक जाना नहीं गया है उसको हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। मैं खुद भी वो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी वो कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वो नाम अननोन रखा गया। Okay, sir. So, sir, बुक में आप बात करते हैं रिलेटिविटी एंड एब्सोल्यूट की. So, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि what is actually relativity and absolute in simple words so that we can understand it better? जी बिल्कुल। Actually, relativity stands with this is a scientific word given by Einstein in 1905. उसका ये precisely मतलब ये था कि जो टाइम है वो रिलेटिव है। हर चीज के ग्रेविटी और स्पीड के टाइम जो है वो रिलेटिव है। उसी चीज को हमने आगे बढ़ाया है इसमें कि लाइफ में हर एक चीज रिलेटिव है। कोई भी चीज अपने आप में पूरी नहीं है। जैसे कि आपको कोई चीज लगती है कि यार मैं एक बार इंजीनियर बन जाऊं तो मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, बट ऐसा फिक्स नहीं है। ऐसा कुछ भी आप 100% श्योरली कहो कि कुछ कह नहीं सकते आप। और ये बात इंडियन फिलोसफी में कब से कही जा रही है कि आप कुछ भी 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी चीज में। और वो इसीलिए क्योंकि हर चीज रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब हर चीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आप एक चीज को अगर आपको करना है तो उसके पीछे आपको 4 दूसरी चीजें भी करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो होता है रिलेटिविटी। एब्सोल्यूट होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने आप में ही ट्रुथ है, वो अपने आप में ही एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कोई पेड़ की, तो पेड़ अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए, उसको सब चाहिए। बट ऐसी भी कोई चीज है जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में एग्जिस्ट करेगा। तो वो होता है एब्सोल्यूट। और ये जो पूरा वर्ल्ड है वो है रिलेटिव। यहाँ कुछ भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ सही होंगे तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा। तो रिलेटिविटी है ये पूरी वर्ल्ड और इससे हमें एब्सोल्यूट की तरफ मूव करना है। तो वो है एक एब्सोल्यूट और रिलेटिविटी, ये दो एंटिटीज खड़ी हो गई हैं। इसके बीच में एक ब्रिज बना है मोरालिटी का, जिसके थ्रू हम इससे एब्सोल्यूट की तरफ जा सकते हैं। Okay, sir. So, sir, आपके अकॉर्डिंग द एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट क्या है? एक्चुअली क्या है वो बताना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत ही माइन्यूट सब्जेक्ट है और ये बहुत ही एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है। आप इसको मैं आपको बता दूं, आप समझ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे भी अभी तक पता नहीं है कि एब्सोल्यूट क्या है। बट है एक एब्सोल्यूट, ये हम जानते हैं कि एक कोई एनर्जी है, वो कोई पर्सन है, वो मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी में देखेंगे तो एब्सोल्यूट को एक एनर्जी के रूप में देखा गया है कि एक एनर्जी है जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, वो एब्सोल्यूट है। इंडियन फिलोसफी में किसी ने उनको भगवान के रूप में देखा है कि भगवान है, वो सब चला रहे हैं। तो और किसी ने इसको आत्मन के रूप में देखा है। तो सबने अलग अलग रूप में देखा है। सबके लिए एब्सोल्यूट इंडिविजुअल है।
सबके लिए अलग अलग है। तो मेरे लिए उसको जनरलाइज कर देना कि यही एब्सोल्यूट है, वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो बट एक एब्सोल्यूट वही है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सारे एग्जिस्टेंस से ऊपर है, और उसको किसी की मतलब किसी पे डिपेंडेंस नहीं है उसकी। Okay, sir. जी। So, सर इस बुक के पीछे का मोटिवेशन जानना चाहूंगी और इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन कि आपने ये बुक लिखी। बेसिकली एज सच कोई इंस्पिरेशन था नहीं। आई वाज अ फिलोसॉफिकल स्टूडेंट, एंड जब मैं आईआईटी बॉम्बे की तैयारी कर रहा था तब फिलोसॉफी काफी एक्सटेंसिवली रीड करा था मैंने। तो उसके उस दौरान मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, कुछ चीजों को समझा, और फिर मुझे लगा कि इसको मुझे कुछ वर्ड्स में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने आर्टिकल्स लिखना चालू किया था, और धीरे धीरे फिर आर्टिकल्स से ही मुझे ये एक आइडिया आया कि मैं इसको एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसीलिए आप देखेंगे तो बुक इतनी थिक भी नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं, कम पेजेस हैं, क्योंकि वो एक आर्टिकल से बुक की तरफ गया है। तो बस ऐसा कोई एज सच इंस्पिरेशन नहीं था कि बुक ही लिखनी है या ऐसा वैसा, बट वो एक ऑब्जर्वेशन था, फिर आर्टिकल्स थे, और उसके बाद ये बुक में कन्वर्ट हो। ओके सर। सो सर आपने टिपिकली यही टॉपिक क्यों चुना एज रिलेटिविटी एंड द एब्सोल्यूट, आर्टिकल्स लिखने के लिए या बुक लिखने के लिए भी यही सब्जेक्ट आपको क्यों लगा? बिकॉज ये काफी अनएक्सप्लोर्ड सब्जेक्ट है और लाइक नॉट एवरी ऑथर और प्रेफरेबल जॉनरा है ही नहीं ये लिखने के लिए। सो जी आपने जी मतलब आप क्यों चुने इसे? जी। एक्चुअली क्या है ना कि जब पढ़ाई कर रहा था मैं फिलोसॉफी और ये, तो इसमें इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था। और एक्चुअली आप वही चीज, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, आपको वही चीजें लिखनी चाहिए या बतानी चाहिए जिसके बारे में आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो। तो एक फिलोसॉफी को एक्सटेंसिवली रीड करने के बाद, थोड़ा हिस्ट्री को रीड करने के बाद, मैं इस चीज में थोड़ा कॉन्फिडेंट था इस जॉनर में। तो फिर मैंने डिसाइड किया, और मेनली तो ऑब्जर्वेशन का बहुत रोल रहा है कि काफी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी कि कैसे चीजें हो रही है रियल लाइफ में, आज क्या हो रहा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजों को नोटिस करने के बाद धीरे धीरे मैं, फिर ऐसे ही फिलोसॉफिकल आर्टिकल्स नहीं थे, ये पॉलिटिकल आर्टिकल्स थे शुरू में, और वहां से ये शुरू हुआ। फिर थोड़ा फिलोसॉफिकल भी इसमें आया, फिर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी आई इसमें, क्योंकि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इससे बिलोंग करता था, इस वजह से मैं इस फील्ड में मैंने ये बुक लिखी है। ओके सर। एंड मैं जानना चाहूंगी कि सर क्या चीजें थी जिन्होंने हेल्प की आपको इस जॉनरा में बेटर मतलब जानने के लिए भी लिखने के लिए भी, लाइक were स्पेसिफिक बुक्स और स्पेसिफिक आर्टिकल्स और समथिंग जिसने आपको बहुत मदद किया हो, आपको लगता हो कि दिस हैज अ रियल बिग कंट्रीब्यूशन ऑन राइटिंग अ बुक? जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स बुक्स ने, जो फिलोसॉफिकल बुक्स थी, उन्होंने काफी हेल्प किया। जैसे कि आप गीता की बात कर सकते हैं, और अरबिंदो की द लाइफ डिवाइन की बात कर सकते हैं। तो इन्होंने काफी हेल्प किया मुझे समझने के लिए चीजें। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ प्रोफेसर्स थे जेएनयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके साथ बैठना, वो भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ मैं वहां से भी, कि हालांकि अब तो वो नहीं है, बट ऐसा था कि बातें उस तरीके की हुई तो आपका माइंडसेट उस तरीके से हो जाता है, फिर तो आप उसी तरीके से सोचने लगते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन उस तरीके से हो जाता है। तो उस तरीके से मतलब स्पेसिफिकली ये चीजें होती गई। इसके बारे में डिस्कशंस होने लगे, डिबेट्स होने लगी, तो उसमें भी मैं ओके। कई बार जी। जी सर कंटिन्यू प्लीज। तो उसमें भी मैं जाता था कितनी बार, कई बार पार्टिसिपेट किया है, कई बार एज अ ऑडियंस के तौर पे जाता था। तो वहां से एक शेप हुआ आइडिया, और उसके बाद ये सब धीरे धीरे, मतलब काफी टाइम लगा मुझे, ये साल 1.5 साल में मैंने लिखा है इसको। तो ऐसे पता नहीं चला मुझे कि कब मैंने बुक लिख दी। ये धीरे धीरे थोड़ा कलेक्शन होता गया, होता गया, होता गया, और फिर फाइनल ये हुआ है। ओके सर। सो ठीक। सर मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये बुक जो लिखी है, सो सो आप रीडर्स को इसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? लाइक समथिंग यू वांट योर रीडर्स टू नो अबाउट दिस बुक स्पेसिफिकली, और कुछ चीजें जो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बुक का मेन मोटिव ये है कि आप
कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें किसी से, और सिचुएशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लाइफ में क्या होता है ना कि ऐसा हर बार होता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं और आपको सिचुएशन बहुत बड़ी लग रही है, आप स्ट्रेस्ड हो गए हैं, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार बहुत मतलब इतना कुछ था नहीं कि इतना स्ट्रेस लिया हमने उस टाइम पे। मतलब अगर इतना स्ट्रेस नहीं लेते तो भी चल जाता था। तो आप अगर इस बुक को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी वर्ल्ड का नेचर किस हिसाब से है और हमारा ह्यूमन नेचर किस हिसाब से है। तो वो एक एग्जांपल्स के साथ आपको समझ आएगा, और उसके बाद किन चीज़ों की आपको चिंता करनी है, वो भी इसके थ्रू समझ आएगा कि आप फालतू चीज़ों में लगे हैं, हम उन चीज़ों में लगे हैं जो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है आज की तारीख में। तो उन चीज़ों से हट के हम थोड़ा-सा जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करता है अ, हमारी लाइफ में या इस पूरे वर्ल्ड में, उन चीज़ों की तरफ हम कैसे मूव कर सकते हैं, वो एक चीज़ हम समझ सकते हैं इस बुक से। तो फॉर यंगस्टर्स एंड फॉर 30s 40s, दिस बुक इज आइडियल टू रीड। ओके सर। तो सर इस बुक ने आपको कैसे हेल्प किया है आपके डे टू डे लाइफ में, और यू कैन से ऑन योर करियर एज वेल? एक्चुअली डे टू डे लाइफ में तो जैसे मैं बुक लिख रहा था, तो मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत बढ़ाया, मैंने चीज़ों को समझना माइन्यूट लेवल पे चालू किया। तो एक क्यूरियोसिटी मेरी बहुत बड़ी है, और चीज़ों को समझ थोड़ी सी बहुत बड़ी है। उसके बाद करियर लेवल पे मैं बात करूं तो ये बुक एज सच मेरा करियर दूसरा है बेसिकली। तो ये सिर्फ एक साइड आउट ऑफ पैशन मैंने ये बुक लिखी है। तो आउट करियर लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है, और एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर होता है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है। तो वो एक चीज है, बस बाकी और कुछ खास नहीं। सो सर ऐसा कोई बुक का पार्ट है जिसको लिखते समय आप बहुत एक्साइटेड रहे हो, या फिर जो आपका फेवरेट पार्ट रहा उस पूरी बुक में का? जी बिल्कुल, बुक में 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 2 जो है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। वो लिखते हुए मेरे को बड़ा मजा आया था, क्योंकि वो सोचते हुए बड़ा मजा आया था। और उसको लिखते वक्त काफी लोगों से काफी डिबेट्स हुई थी कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो और उस चक्कर में एक आध पब्लिशर ने तो रिजेक्ट किया है मुझे कि आप ये पार्ट हटाएंगे तो हम करेंगे, वरना नहीं हो सकता। तो एक्चुअली वो फिलोसोफर्स की ही बुक पब्लिश करते थे, तो उनका ओपिनियन कुछ और था, मेरा कुछ और था। तो पार्ट पार्ट 2 के चक्कर में बड़ा विवाद हुआ, पर ठीक है, वो पार्ट आप पढ़िएगा, वो सबसे बेस्ट पार्ट है बुक का। ओके सर। और सबसे मुश्किल पार्ट भी मैं जानना चाहूंगी जो आपको लिखते वक्त बहुत कठिनाई, एज यू सेड पार्ट 2 वो काफी मुश्किल रहा आपके लिए, बट जी लाइक जी लिखते समय आपको लगा हो कि दिस इज द टफ पार्ट, और ये बस कैसे इसको मैं बस पार करूं सो आई कैन गेट फर्दर, ऐसा कोई पार्ट? जी बिल्कुल, बुक में पार्ट 1 में एक चैप्टर है मॉरल्स एंड वैल्यूज का, और वही चीज पार्ट 3 में भी है, उसको कंटिन्यू किया है। तो ये 2 सेक्शंस ऐसे थे जहाँ लिखते हुए मैं थोड़ा डर भी रहा था कि कुछ भी अगर गलत हो गया तो बुक का पूरा एसेंस ही बदल जाएगा। तो वो एक वहां पे मुझे थोड़ा सा डर था, बट उसमें सबसे ज्यादा टाइम भी मुझे उसी में लगा। बट ठीक है, वो चीजें हो गई। फिर लास्ट में जब एडिट फाइल आई मेरे पास, तो मैंने उसको पढ़ा, तो इट वाज गुड, इट वाज डिसेंट। ओके सर। और सर आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट कौन सा था द बुक? लाइक आपको ड्राफ्टिंग बेस्ट लगा या एडिटिंग वाज द बेस्ट, और मैं जानना चाहूंगी, और द फाइनल टचेस वर समथिंग यू वर कीन टू? एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे तो फाइन, ये जो ड्राफ्टिंग एडिटिंग ये सारी चीजें, तो मतलब मैं इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट जो फाइनल टच, जो फाइनल फाइल मेरे पास आई है, उससे मैं काफी इम्प्रेस था कि जो एडिटिंग हुई है और जो उन्होंने जिस हिसाब से जो स्पेसिंग हुई है, जो डिजाइन होनी चाहिए थी फिलोसॉफिकल बुक की, वो बिल्कुल बेस्ट थी। और जैसा कि हर बुक में होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग था, बट मतलब आप जब फर्स्ट टाइम करते हैं, तो जब आपने जैसा सोचा होता है वैसा हो जाता है, तो आपको काफी अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल
जैसा मैंने सोचा था उसी तरीके की डिजाइन हुई है, उसी तरीके का कवर है, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके सर। और सर मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट आपकी जर्नी कैसी थी पब्लिशिंग के साथ? पब्लिशिंग के साथ बहुत ही स्मूथ जर्नी थी, बहुत ही कोऑपरेटिव जर्नी थी। कोई भी मेरे को किसी बात का इशू आया नहीं वैसे। और जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके कस्टमर हैंडलिंग है, वो बहुत ही बेस्ट थी। क्योंकि कुछ भी डाउट्स था तो उसका जो एक्सेस है आपके एग्जीक्यूटिव का, वो बहुत इजी है। ऑफिस आवर्स में वो अवेलेबल रहते हैं हर टाइम। और एज सच कोई डाउट क्रिएट भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आगे से ही नेक्स्ट प्रोसेस बता देते थे कि अब अगला प्रोसेस ये है वो है, तो एज सच कोई डाउट क्रिएट नहीं हुआ है। तो मेरा तो बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर मैं जानना चाहूंगी कि हाउ यू केम इनटू राइटिंग? आपने कब सोचा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? मतलब वो पीरियड कैसा था, और वर यू स्टडिंग दैट टाइम, और कैसे स्टार्ट किया आपने राइटिंग? एग्जैक्टली वही कि जैसे मैं फिलोसफिकल पढ़ता था, फिलोसफी डिबेट्स में जाता था ऐसे वैसे। तो फिर मैंने आर्टिकल्स लिखना चालू किया। आर्टिकल्स क्यों लिखना चालू किया? क्योंकि आपको एक थोड़ा सा ऐसा था कि एक ब्लॉग बनाएंगे अपन, ब्लॉग में जो है एक साइड इनकम जनरेट होगी। हालांकि वो कभी हुआ नहीं, वो वो खाली सपना ही रह गया। पर साइड इनकम कभी जनरेट हुई नहीं उसमें। पर लिखना उस इंटेंशन से चालू किया था कि अगर अब इतना पढ़ लिया है तो शायद कुछ ब्लॉग बना लेते हैं, तो उससे कुछ इनकम। ऐसा तब था कि शायद इससे कुछ इनकम जनरेट हो। बट तो वहां से आर्टिकल्स लिखना चालू किया। इनकम वहां से जनरेट हुई नहीं, तो फिर हम बिजनेस लाइन में चले गए। बट फिलोसफी पढ़ना हमने चालू ही रखा, तो वो आर्टिकल्स फिर कन्वर्ट हो गए बुक में। तो उनको एक साथ फॉर्म किया बुक में, MS वर्ड में, और उसके बाद तो सारी एडिटिंग अस्तित्व प्रकाशन के साथ करी है। ओके सर। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि कोई तीन बुक रिकमेंडेशंस जो आप किसी को भी देना चाहेंगे, अगर कोई लिखना चाहता है इस फील्ड में और आगे करना चाहता है सो? स्पेसिफिकली हम बात करें फिलोसफी की, तो अगर आपको कोई बुक चाहिए, कोई मतलब आपको एक एक्सपोजर चाहिए फिलोसफी में, इस जॉनर में लिखने के लिए आपको पहले काफी तो पढ़ना पड़ता है, फिर आपका एक ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये स्टार्ट करने के लिए आप कर सकते हैं औरोबिंदो की द लाइफ डिवाइन से। वो एक अच्छी बुक है, वहां से आपको एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा। उसके बाद आप फिलोसफी में साइकोलॉजी भी इंक्लूडेड होती है, सोशियोलॉजी भी इंक्लूडेड होती है। तो वो समझने के लिए आप एज अ मैन थिंक इट, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, जेम्स एलन की है। और उसके बाद आप लास्ट में, जब आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए, थोड़ी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं। एक अच्छा एक्सपोजर आपको वहां से मिल जाएगा। और उसके बाद आप लास्ट में भागवत गीता इज अ मस्ट, इज अ मस्ट। आप उससे पढ़िए, आप उसको जो भी लैंग्वेज प्रेफर होती है, हिंदी इंग्लिश, बट आप संस्कृत टू हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। तो भागवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो इस जॉनर में बेस्ट एक्सपोजर वहां से मिल सकता है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि भगवद गीता वो आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है, या इस बुक पे क्या कंट्रीब्यूट किया है? बिल्कुल, इस बुक का जो एसेंस है वो वहीं से आया है, भागवत गीता से। बेसिकली मेरा मानना तो ये है कि हर बुक का एसेंस वहीं से आ रहा है। तो बट प्योर फिलोसॉफिकल बुक है, तो इसका तो एसेंस वहीं से आ रहा है। भागवत गीता का एक पूरा इसमें एक सेक्शन भी है बुक में, जहाँ पे वो श्लोक्स भी मैंने कोट किए हैं। और उसके बाद अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफी चेंज हो जाता है भागवत गीता को पढ़ने के बाद। काफी चीजें जो आपको लगती हैं कि सही है, बट वो नहीं होती। और जो आपको कुछ नहीं पता होता है, तो काफी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो पर्सनल लाइफ में पॉइंट ऑफ व्यू बदलने में काफी मदद करा है इन अ पॉजिटिव वे। और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी इम्पैथी आप में एक जनरेट होती है, तो वो चीजें भागवत गीता काफी इन्फ्लुएंस करती है। और अगर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है,
और अगर आप दिन का 1-2 पेज भी अगर आप भगवत गीता का पढ़ रहे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा आपके स्ट्रेसफुल लाइफ में, कि कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। जो चीजें आप मतलब आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जिन चीजों पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, तो फिर आप नहीं ही देंगे। तो वो अच्छा है, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। सर जी। आपकी बुक में ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हो जो बहुत ही पर्सनल हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता हो, बहुत ज्यादा ऐसा कोई पार्ट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं हम लोग के साथ? जी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ से रिलेट, ऐसा डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाऊंगा मैं, बट बिल्कुल उसमें जो मॉरल्स और वैल्यूज का जो सेक्शन है, अ, वो चीजें आप बिल्कुल मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेट करता है। कि उसमें जो मोरालिटी की मैंने बात करी है, कि हर जगह मोरालिटी अलग अलग होती है। आप हर सेंस में एक चीज को ही आप सही नहीं कह सकते, हर बार यही सही है। तो आपको भी, हर आदमी को पर्सनल लाइफ में ये होता है कि आप भी कहीं गए हो तो आपको किसी ने कुछ ताना मार दिया, है ना। कि सबका अपना अपना एक रिचुअल है, आप अगर उसके रिचुअल के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो आपको कुछ सुनना भी पड़ता है। तो या बट ऐसा नहीं होता। आपका बैकग्राउंड अलग है, आप अलग, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपका कल्चर अलग है। तो हमको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ है मेरे साथ काफी बार, कि जहां पर लोगों के ओपिनियंस अलग हैं, उनके एथिक्स अलग हैं, तो उस वजह से हमें कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है। बट अब हमें वो चीज समझनी चाहिए कि दो आदमी है, दोनों का कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। डेफिनेटली सर। और सर ऐसा कोई पार्ट हो बुक का जो लिखते टाइम आपको लगा हो कि यू डिडंट रियलाइज कि ये भी मैं कर सकता हूँ और दिस कुड आल्सो बी डन, ऐसा कुछ रहा हो जो आपने अपने बारे में एक्सपीरियंस किया हो? कि यही मैं कर सकता हूँ बुक में। या जो या पार्ट 3 है उसमें, जो मोरालिटी का मैंने सेक्शन लिखा है, वो बिल्कुल मैं अपने रियल लाइफ में भी अडॉप्ट करने की, मतलब काफी रियल लाइफ का ही ऑब्जर्वेशन है उसमें। बट मैं और भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो उसको 100% हर सिचुएशन में मैं उसको कर सकूं। क्योंकि कितने सिचुएशन में आप कितने ही समझदार हो, आप कुछ भी हो, लास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी बन ही जाती है जहां आप मतलब आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ डेफिनेटली। कि थोड़ा सा जो मैंने लिखा है उसको मैं पूरा हर सिचुएशन में फॉलो कर पाऊँ। जी। ओके सर। और सर मैं वाकई जानना चाहूंगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या दूसरी बुक या अनदर आर्टिकल्स और समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग्स, या जॉनरा ही डिफरेंट रहेगा, मैं जानना चाहूंगी। नहीं नहीं, ये हाल फिलहाल तो मेरी फर्स्ट बुक है, और मुझे लगता नहीं कि आगे अब मैं कुछ लिख पाऊंगा। बट आगे फ्यूचर में बिल्कुल दूसरे प्रोजेक्ट्स आएंगे। जैसे कि बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। और बाकी फिलोसफी में आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। वो चीजें हो सकती हैं। बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में अब कोई बुक लॉन्च करना वो थोड़ा सा डाउटफुल है। बट हाँ, किसी के साथ मिलके अगर कोई हुआ कि कुछ आर्टिकल लिखना है, तो वो चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, शायद इसी साल हो सकती हैं। ओके सर। और सर the final thing you want to say to your readers about your book, like uh, for readers personally you want to put something? बस यही है कि एक तो सबसे पहले बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से पहले दिमाग में कोई प्रेजुडिस मत रखना कि कुछ सोच के मत पढ़ना, मतलब बिल्कुल पढ़ो और थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना। और दूसरा कि फालतू किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई भी चीज यहाँ पर बुक में यही है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किसी भी चीज का कोई स्ट्रेस लेके कोई फायदा भी नहीं है, तुम खुद परमानेंट नहीं हो। तो जो परमानेंट है उस पर फोकस करना है। उस पर फोकस कैसे करना है वो भी बुक में है, तो वो स्टेप्स को फॉलो करो। और बिल्कुल अगर आप ये सब करते हो तो आप जिस लाइफ में हो उसमें भी बहुत अच्छा करोगे, और आफ्टर लाइफ भी बहुत अच्छा करोगे। Definitely sir. Sir, thank you so much. It was I really mean thank you so much आप हमारे साथ जुड़े, और it was really great having you here and knowing more about your journey or your the book's journey. So I really look forward to have you here again with us.
And thank you so much for joining us today and Thank sharing you. your insights. Thank you, sir. Thank, thank you so much. Thank you so much for your time and Yeah. efforts.